आप सभी को स्वागत है जन सरोकार मंच पे। आज मैं हूँ भारती पंडित जी के साथ और हम दोनों समरुचि वाले शिक्षक हैं और दोनों ही कविताएं रचते हैं, तो शायद एक सार्थक चर्चा हम शिक्षकों के विषयानुकूल कर पाएंगे। और हम बात करेंगे आज कक्षा शिक्षण में कविताओं के महत्व का, कक्षा शिक्षण में गल्प कथाओं का। जैसा कि भारती जी एक्सपर्ट हैं बाल शिक्षण में और दूसरा बाल लेखन में। मैंने कल कुछ कहानियां मैम की पढ़ी और मैं उनसे बहुत प्रभावित हुई। और जैसा कि इन दिनों में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो बच्चों के लिए जो चीजें हैं वो बहुत कम लिखी जा रही है। और इस संदर्भ में मुझे बहुत शिक्षक होने के नाते, लेखक होने के नाते मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई इस विषय में कि आज के समय में बच्चों को केंद्रित रखकर अगर कुछ रचनाएं हो रही हैं तो ये बहुत ही सराहनीय है। आपका स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप अपनी रचनाओं के बारे में बताइए। पहले तो अपनी जो आप एक समसामयिक जो भी आप लेखन करती हैं उसके बारे में बताइए, क्योंकि हम विस्तार से जो आपका बाल लेखन है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जी मैम। तो मनीषा जी, लेखन में मेरा एक्चुअली काफी पहले से रुझान रहा, ये कह लीजिए बचपन से ही रुझान रहा है। तो कक्षा 8 में थी तब से लिखना शुरू किया था। कहानियां पहले लिखी, फिर काफी आलेख हैं और कविताएं लिखी। जी। तो बहुत सारे आलेख छपे पत्र पत्रिकाओं में। लाइफस्टाइल को लेके काफी लिखा है, रिलेशनशिप को लेके बहुत कुछ लिखा है, मनोविज्ञान और रिश्तों के मनोविज्ञान को लेके बहुत कुछ लिखा है, और समसामयिक जितनी चीजें उसको भी लेके काफी। फिल्म समीक्षाएं मेरा बड़ा पसंदीदा विषय है, जिसमें मैं फिल्में देखती भी खूब हूँ और उनके बारे में लिखती भी खूब हूँ। पुस्तकों की बात करें तो कहानी संग्रह 2 प्रकाशित हुए हैं। एक है महक जिंदगी की और दूसरा संग्रह जो इसी वर्ष प्रकाशित हुआ था 2024 में, एक मौत के बाद। और एक कविता संग्रह है सी बीच और अकेली लड़की। जी तो मैम। ये 3 पुस्तकें हैं। एक पुस्तक अभी प्रकाशनाधीन भी नहीं कह सकते, अभी उसका वो मैन्युस्क्रिप्ट रेडी हो रही है लगभग, तो उसी तैयारी में है। तो चौथी पुस्तक होगी कविताओं की लेके। इसके अलावा बच्चों के लिए काफी लिखा है, कविताएं लिखी है, कहानियां भी लिखी है, प्रकाशित भी हुई है कई कई जगह पर। तो उनके लिए भी और बच्चों के लिए साथ में पढ़ाते ही हैं, तो उनके साथ कुछ ना कुछ लिखना पढ़ना लगातार चलता ही रहता है। बच्चों को लेके अनुभव भी काफी लिखे हैं, केस स्टडीज वगैरह भी काफी बनाई हैं, जो उनको टीचर्स को भी ट्रेनिंग वगैरह करने में मदद करती है काफी। तो ये सारा मेरा अभी लेखन का मैं क्षेत्र रहा। हाँ। अभी मैं आपको कुछ प्रोफाइल देख रही थी साहित्य कुंज पर, और मैं देख रही थी काफी मल्टी टैलेंटेड आप रहे हैं। आपका एकेडमिक एकदम डायनामिक रहा है। विभिन्न विषयों को, मतलब आपने शायद ही कोई फील्ड ऐसा छोड़ा होगा जिसे आपने नहीं पढ़ा हो। एमएससी किया आपने, उसके बाद एमए म्यूजिक और बीएड किया, फिर आपने यूजीसी में। तो मतलब एक डायनेमिक टीचर है, शायद आपके रहने से बच्चों को काफी फायदा होता होगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं ऐसा महसूस करती हूँ। उसके बाद आपने पत्रिकाएं भी कोई ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ पर आपने नहीं लिखा। मैं कादम्बिनी पत्रिका के बारे में बात करना चाहूंगी, जो मैं बचपन में छोटी सी ग्रीन कलर की पत्रिका आती थी, मुझे अच्छे से ध्यान है। बाल्य जब अवस्था की मेरी एक मेमोरी। अभी मैंने बहुत समय से ना तो पुस्तक कहीं बिकते हुए देखी है और ना ही मुझे पता है कि इसे कोई पढ़ रहा है क्या। तो आज कादम्बिनी की क्या स्थिति है, थोड़ा सा आप मुझे बताइए। कादम्बिनी का कोई अंत मैंने देखा था 2018 में, उसके बाद मुझे भी नहीं मालूम उसके बाद क्या हुआ कोविड के बाद। क्योंकि ये जो पत्रिका है ना, जैसे हंस है, कादम्बिनी है, धर्मयुग है, ये सारी बचपन से पढ़ते थे। तो जी जी जी। उसमें बड़ा मतलब जब लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या हमारी कोई रचना इसके अंदर प्रकाशित हो सकती है क्या। तो कादम्बिनी में जैसे कविताएं छपी ना, मेरे लिए मतलब बहुत छपी हूँ, बहुत छापा है इसमें भी। लेकिन कादम्बिनी में जो कविताएं छपना, वो अपने आप में एक बड़ा उत्साहजनक था कि चलो बचपन का सपना जैसा होता है वो पूरा हो गया। कादम्बिनी के बारे में चर्चा करने का एक ही मेरा मंतव्य था, क्योंकि यदि से शिक्षक देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, जो हमारी यंग बैच है, जो जेन ज़ेड के बच्चे अगर इसे देखेंगे, क्योंकि हम दोनों ही शिक्षक हैं, तो हमारे बच्चे अवश्य इस प्रोग्राम को देखेंगे। तो इसलिए बच्चों को पता पड़े कि कुछ पत्रिकाओं के नाम, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस समय इन पत्रिकाओं के नाम बच्चे रुचि भी नहीं है बच्चों की, और ना ही बच्चों को पता भी है। रुचि में तो ऐसा है कि हमेशा बड़े ही गलत होते हैं। हम लोगों ने बच्चों की रुचियां विकसित करने में शायद बहुत सारी चूक कर दी। खैर, एक है क्या मैम, आप
से ये जानना चाहती थी कि आपने जो बाल साहित्य जो लिखे, उसमें कविताएँ लिखी, नाटक लिखे, जी। तो यदि आपका लिखा हुआ अगर मंचित किया जाता है, तो आप क्या विषय रखती हैं? मतलब आपका जब नाटक लिखती हैं बच्चों से, क्योंकि कक्षा शिक्षण हुँ, में नाटक विधि से हम लोग पढ़ाते भी हैं बच्चों को, है ना? रोल प्लेइंग करके अब आजकल तो बहुत एनईपी में इस बहुत पर ज़्यादा। बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो जब आप नाटक लिखती हैं स्पेशली, तो आपके दिमाग में क्या चलता है कि कैसा नाटक वो होना चाहिए? देखिए, नाटकों में विशेषतः नाटक जब मैं स्कूल में पढ़ाया करती थी, उस समय तो सिचुएशन बेस्ड हुआ करते थे ना कि नाटक ऐसे लिखना है। कई जी, बार ऐसा होता था कि कोई विषय है, उसी को आपको रूपांतरित करना है ना किसी नाटक में या फिर कहानी है, उसको नाटक में रूपांतरित करना है। लेकिन उस समय भी जी, मैं ये ध्यान दिया करती थी कि मैं जो लिख रही हूँ या किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित कर रही हूँ, कोई मुद्दा उसमें ज़रूर होना चाहिए, किसी न किसी तरह का मतलब और जो शिक्षा देने वाला जो मामला होता है, एट द एंड सब कुछ ठीक हो जाता है। सब कुछ ठीक नहीं होता है एट द जी, एंड। उसके लिए आपको बिल्कुल बहुत नहीं। कुछ प्रयास करना पड़ता है और कुछ वास्तविकताओं से भी रूबरू होना पड़ता है। तो जैसे एक नीम का पेड़ था, एक बहुत खूबसूरत था, वो एक अच्छी कहानी है, सुंदर सी। उसको लेके हमने उसका रूपांतरण किया था। अंधेर नगरी चौपट राजा जो था, एक जो कहानी उसको आज के संदर्भ में कैसे देखेंगे, उसको लेके रूपांतरित किया था। कुछ मेरी अपनी कहानियाँ थी, उनको हमने रूपांतरित किया था। तो मुख्यतः उसके पीछे बात यही रहती है कि एक तो जो पारंपरिक तरीका है नाटक कहने का, उसमें क्या हम थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं क्या? किस तरह से उसको अलग तरीके से क्योंकि नाटक का अर्थ होता है इम्प्रोवाइज़ेशन। आपने अगर जी, जी, जी। इम्प्रोवाइज़ नहीं किया तो संवाद रटे ना बच्चे। संवाद हुँ, याद नहीं कर रहे हैं, उस समय सिचुएशन को समझ के जो उपयुक्त हो सकता है। तो ये मतलब प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों ने भी ये सब किया है और माध्यमिक कक्षाओं के बच्चों तक ने ये सारे इम्प्रोवाइज़ेशन के साथ में नाटक खेले। मैं खुद भी नाटक में हिस्सा लेती रही हूँ, अभी भी एक नाटक के उससे जुड़ी हूँ। तो एक बहुत सीधा आपको आइडिया रहता है कि हाँ, किस तरह से बच्चों को मंच पे ले जाना है। एक और चीज़ मैं हुँ, नाटकों में प्रयोग किया करती थी जिसमें अ, कविताएँ या जिसको कहते हैं गद्य-पद्य साथ चलें। तो कुछ हिस्सा जी, उसका कविताओं के साथ रहे, तो कुछ हिस्सा और गद्य के साथ रहे। तो इस तरह के प्रयोग भी हमने किए हैं। हालाँकि स्कूल में पढ़ाना छूटने के बाद जब आप टीचर एजुकेशन में आते हो, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट के बहुत मौके कम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी नाटक मेरा एक रुचि का विषय रहा है और जिसको उसे स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कहते हैं, उसी तरह से उसको हम किया करते हैं। तो बहुत सारे नाटक उस समय लिखे गए थे। वैसे भी कक्षाएँ तो प्रयोगशाला होती हैं और सच में बिल्कुल, पढ़ाना बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण अनुभव होता है और शिक्षण छूट जाना एक अपने आप में एक ऐसा लगता है कि पता नहीं आत्मा निकाल ली हमारे शरीर से जिन्हें कक्षा में हाँ, रहने की आदत होती है उन्हें जी। मतलब एक टीचिंग की हैबिट हो जाती है। खैर हम हर कहीं पढ़ाने लगते हैं। तो हाँ, वही तो लेकिन टीचर्स को पढ़ाते हैं ना, बात वही है, टीचर्स के साथ पढ़ाते हैं, तो बात वही की वही है। जी। मैं जानना चाह रही थी कि जैसे बच्चों का आजकल अभी बच्चों की अभिरुचियां बदल रही हैं जैसे अब सोशल मीडिया अब हम लोगों की भी अभिरुचियां बदल रही हैं अब हम किताबें से ज्यादा हम स्क्रिप्ट जो बुक्स हुँ, जो होती हैं उनसे ज्यादा हम डिजिटल बुक्स और इन सब में ऑडियोज में जाने लगे हैं। लेकिन ये बच्चों के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। अब बच्चों का एनिमेशन और पता नहीं अजीब-अजीब सी चीज़ें बच्चे आजकल देखने लगे हैं। जैसे मैं कक्षा में बच्चों से बहुत बोलती हूँ, बहुत बातें करती हूँ, तो हुँ, बच्चे मुझे बताते रहते हैं कि मैम हम ये देख रहे हैं, मैम हम आजकल ये देखते हैं। कोरियन ड्रामा बहुत कम उम्र से बच्चों ने शुरू कर दिया है देखना। तो मैं ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बालमन में अभी द देवेंद्र जी ने बहुत अच्छी पत्रिका का नाम बताया, नंदन पत्रिका, चंपक, हुँ, चंपक चंपक पढ़ती नंदन। पढ़ी हुई है। इसके अलावा भी हम मतलब बहुत सारी पत्रिकाएँ इवन जो अखबार थे उनके साथ भी एक बाल पत्रिकाएँ आया करती थी। तो पहले रुझान थे, बड़ों के रुझान थे बच्चों की रुचियाँ विकसित करने में। अब बड़ों को पता नहीं क्या हो गया है, मुझे लगता है कि बच्चों का ध्यान ही नहीं है शायद और आजकल बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। मतलब हैरी पॉटर भी नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे, ये बहुत ही बुरी बात है। तो जब आपको क्या लगता है कि भई एक बाल मन जो है, उस पर साहित्य का प्रभाव मुझे तो लगता है पड़ता है। मेरी जो रुचियाँ हैं, वो जो मैंने साहित्य नहीं पढ़ा होता मेरी खुद भी अभिरुचियाँ ज़्यादा थी, घर के हुँ, बाकी बच्चे नहीं पढ़ते थे, मैं पढ़ती थी। तो वही शिक्षण में मेरे काम भी आ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसा कि हमारे बच्चे अच्छी-अच्छी कविताएँ पढ़ें किताबें पढ़ें और हिंदी के प्रति बच्चों का जो है बेसिकली जो हिंदी पोएट्री और है, वो तो बच्चे पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं मुझसे। तो हम क्या कर सकते हैं हिंदी की सेवा करने के लिए, बच्चों में रुचि विकसित करने के लिए? देखिए भाषा विशेष को लेके मेरा बहुत आग्रह नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि
मातृभाषा आनी ही चाहिए और अपनी और कई बिल्कुल। भाषाएं भी आनी चाहिए। अंग्रेजी की हम बात करें तो हम अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में हैं बच्चे, है ना? बड़े-बड़े स्कूलों में मैंने भी इंटरनेशनल स्कूल में जब पढ़ाया है, हिंदी नहीं बोलना। तो जब हम इस कोड के साथ जाते हैं कि हिंदी बोलना प्रतिबंधित है या अन्य कोई भाषा बोलना प्रतिबंधित है, तो बच्चों के मन में यही प्रभाव पड़ता है ना। हम जब बात करते हैं तो बच्चों की भाषा के साथ दूसरी भाषाओं को हम कैसे सहेज सकते हैं, ये जब तक नहीं करेंगे स्कूल ना, तब तक मातृभाषाओं की या अपनी स्थानीय भाषाओं की दुर्दशा तो तय है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। अंग्रेजी नहीं सीखना ऐसा कोई नहीं है, सारी भाषाएं सीखना है, लेकिन बहुत अंग्रेजी सही बात। एस्पिरेशनल लैंग्वेज है, नौकरी की भाषा सीखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपनी भाषाओं को भुला दिया जाएगा, तो एक पूरा का पूरा आगे जाके देखिए ना, अगले 10 सालों में शायद हर भाषा को बोलने वाले तबके कम होते जाएँगे, क्योंकि एक अंग्रेजी में कोई तो हमको बिल्कुल, एक भाषी नहीं करना है ना देश को, हमें बहुभाषी हम हैं, तो हमें बहुभाषिकता का भी तो सम्मान करना है। दूसरी बात मुझे ये लगती है कि ना, पढ़ने-लिखने की रुचि घर से आती है। हमने बिल्कुल। अपने माता-पिता को हमेशा खाली समय में पढ़ते-लिखते देखा या घर में किताबें पढ़ी देखी, है ना? अब आजकल जब बच्चे माँ को मोबाइल चलाते ही देख रहे हैं, हमेशा या पिताजी को मोबाइल में घुसे देख रहे हैं, खुद नहीं पढ़ रहे हो, तो बच्चों को आप कैसे पढ़ने को कहोगे? और दूसरी बात एक और है कि ओटीटी के प्लेटफ़ॉर्म जो आजकल कर रहे हैं, उनका बहुत उद्देश्य ये होता है ना डेंजरस। कि इतनी सूचनाओं से भर दिया जाए, इतना विजुअल्स भर दिए जाए बच्चों के दिमाग में कि सोचने-समझने का अवसर ना रहे। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के बहुत मुश्किलें पैदा कर ही रही, ये वाला मसला है। तो और इसमें शिक्षकों का जैसे एक्चुअली मैं बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। मुझे लगता है जैसे अब आप बिल समझ लीजिए कि आप कोई कविता पढ़ा रहे हैं साहित्य में, है ना? वसंत की कविता एक ले लीजिए। तो एक कविता जो आपने पढ़ाई है, क्या आप उस कविता के विषय पर आधारित जो कि किसी और संदर्भ को लेके आती है, क्या 4 कविताएँ रेफ़र कर सकते हैं? शिक्षकों के बिल्कुल, पास नहीं बिल्कुल। होता है। हमने खुद ने ही नहीं पढ़ी नहीं, है। तो हमने खुद ने नहीं पढ़ी तो हम कैसे बच्चों को रेफ़र करेंगे ना? तो मेरा अनुभव ये है कि अगर आप बच्चों को ये बता दें कि ये मैंने किताब पढ़ी है, बहुत अच्छी किताब है, आप लोग ज़रूर पढ़ो। ऐसा हो नहीं सकता कि बच्चे उसको ना पढ़ें। अच्छा, ये आपने अभी सारा समस्या है। एनसीईआरटी की वसंत की बात की, एनसीईआरटी में वसंत हुँ, पढ़ाई जाती है। ये परफेक्ट बुक है एक वो मैम कविता है उसके। नहीं, वसंत एक कविता है। वसंत एक कविता है और वसंत के ऊपर 4 तरीके की कविताएँ आपको मिलेंगी, अच्छा, है ना? अच्छा, तो मैं एक पुस्तक में वसंत में एक में वसंत भाई खुश है, एक में पतझड़ दुखी है, एक में वसंत विरह देता है। तो ये सारी चीज़ें आप जब तक अलग-अलग चीज़ें उनके सामने नहीं रखेंगे, साहित्य का रस कैसे उनको देंगे? मामला इस चीज़ का है। कविता का उद्देश्य ही रस की बच्चों को रस लेना और बच्चों को उसमें रुचि लेना। दूसरा वसंत जो किताब है वो एनसीईआरटी की एक पुस्तक है मैम। हिंदी की अभी जो वो पुस्तक है। है जो एनसीईआरटी तैयार कर रहा है उसमें पुस्तक में मोनोटोनस नहीं है, उसमें बोलियों का समावेश है क्योंकि हिंदी का खुद का तो कोई शब्दकोश है ही नहीं। हिंदी तो खुद ही बहुत सारी लैंग्वेजेस से मिलकर के बनी हुई है। बहुत सारी भाषाएं हिंदी में समाहित है। तो मैं देखती हूँ कि उसमें बोलियों आधारित पाठ भी है। आज भी राजस्थानी कविताएँ उसमें समावेशित हैं। हुँ, दूसरी भाषाओं के जो अनुवाद हैं वो आ रहे हैं, तोत्तो-चान पढ़ाया जा रहा है वसंत पुस्तक में, बिल्कुल, तोत्तो-चान आ रहा है। तो उद्देश्य तो यही है कि बच्चों को 1 नहीं, 2 नहीं बहुत सारी भाषाएँ आएँ सही बात है। और बच्चों को लिमिटेड कर देंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। विदेशी भाषाएँ नहीं अपनी बोलियों को भी समाहित करना है उसमें। बिल्कुल, बोलियाँ बोलना पाप नहीं होता है। अब सीबीएसई तो बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें कर रहा है कि बच्चा अगर बोली में उत्तर लिख रहा है, टीचर शिक्षक को समझ में आ रहा है तो सही बात नंबर दे दीजिए, उससे नंबर मत काटिए। लेकिन स्कूल मैनेजमेंट से खासी शिकायत रहती है, मुझे स्कूल मैनेजमेंट को इंग्लिश ही बुलवानी है। दूसरी कोई विदेशी भाषा बोल रहा है तो उसे एंडोर्स करना है। अब उसमें जो हम जैसे जो लेखक होते हैं ना वो पिस जाते हैं क्योंकि हमने तो लिख दिया, हम तो प्रस्तुतिकरण देना चाहते हैं, हम तो अपने बच्चों तक वो चीज़ें पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई रिसोर्स पर्सन आज की तारीख में नहीं है, जो बच्चों तक हमारा लिखा लेकर के जाए। और बहुत है। अच्छी बात आपने बोली कि बच्चे हमेशा नकल करते हैं, बच्चों को सत्संग से नहीं सुधारा जा सकता, बच्चे हमेशा बड़ों की नकल करते हैं। तो पहला तो यही है कि अभिभावकों को अपनी अभिरुचियों को सुधारना होगा। अब बहुत ज़्यादा पुस्तकें नहीं पढ़ सकते, परंतु कुछ समय महीने तो में 1 बार या 2 बार कुछ तो कोर्स की किताबों से अलग कुछ उन्हें पढ़ाना ही पड़ेगा। अब मेरी बात बिल्कुल, याद मुझे लगा कि शिक्षण में किस प्रकार से इनका उपयोग करें, तो हमारे विज्ञान के एक शिक्षक थे, वो हमेशा कविता से कक्षा शुरू करते थे।
तो हमको तब बहुत ऐसा लगता था, फनी लगता था, हम उनका मज़ाक भी बनाया करते थे जैसा कि बच्चे करते हैं। लेकिन अब समझ में आता है कि एक विज्ञान का शिक्षक होने के बाद भी उनकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी रही होगी और वो कितनी सारी कविताएँ उन्हें कंठस्थ थी। मानक भाषा का प्रयोग करना, हिंदी, अंग्रेज़ी दोनों में उन्हें वो इतनी स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज़ करते थे। हैंडराइटिंग उनकी इतनी अच्छी थी। हमें उस वक़्त महत्व नहीं महसूस होता है, पर जैसे मन मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं, तो हमें पता था कि हमें हमारे पास एक बहुत अच्छा शिक्षक था। तो शिक्षकों को आप कुछ समझा दीजिए, कुछ टिप्स दीजिए कि वो कैसे बहुमुखी वही शिक्षण करें और वो अपने शिक्षण को एक मोनोटोनस ना बनाएँ, बंधे नहीं। और मैंने बहुत से साइंस के टीचर्स को सुना है, मैम मुझे नहीं पता, मैं तो लिटरेचर की नहीं हूँ, लेकिन हमने पढ़ाई तो करी होगी ना। क्योंकि साहित्य तो एक ऐसी चीज़ है, वो विज्ञान, कॉमर्स और इनमें नहीं बंधा हुआ है। तो शिक्षक होने के नाते उन्हें क्या करना चाहिए जिससे बच्चों को हम एक अच्छे तरह से रिप्रेजेंट कर पाएँ साहित्य संपदा को आगे बढ़ाने के नाते? देखिए, लैंग्वेज हम जब पढ़ाते हैं कक्षा 5वीं से आगे की बात करें तो 4ठी-5वीं से उसमें विधाएँ आ जाती है ना? विधाओं की बिल्कुल, तरफ हम बिल्कुल। जाते ही हैं, कहानी कविता पढ़ाते हैं, फिर बाकी और चीज़ें जो भी हैं ये रिपोर्टाज है या निबंध है, जीवनियाँ हैं, ये सब पढ़ाते हैं। अब सवाल ये कि ये पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है? पढ़ाने का उद्देश्य ये भी होता है कि एक तो हम ये स्ट्रक्चर क्या है ना? अगर कहानी है तो कहानी क्यों कहानी और कविता क्यों कविता है, इसको समझें और दूसरी बात इन विधाओं में लिखना सीखें। तो बिल्कुल, ये दोनों ही चीज़ें, ये जो पढ़ाने का जो उद्देश्य है, दोनों ही चीज़ें गायब है उद्देश्य में से। तो हमें सिर्फ़ इतना बिल्कुल, पता है कि ये वाली कविता हमें कक्षा में जाके हूबहू बता देनी है, उनको उसका अर्थ बता देना है बच्चों को, बच्चों से सवाल-जवाब ले लेने हैं, प्रश्न उत्तर हल करवा लेने हैं और वहीं अभ्यास इनका खत्म हो जाता है। तो सवाल ये है कि अगर आपने ये समझ लिया कि कविता क्यों कविता है, ये मुझे बच्चों से डिस्कस कराना है, तो 5 तरीके की कविताएँ अलग-अलग लेके मैं क्लास में जाऊँगी ना, कि भई ये बिल्कुल, गद्य बिल्कुल, कविता है, इस कविता में रिदम है, इस कविता में इन शब्दों का प्रयोग है, ये कविता कैसे उपमा और रूपक के साथ में जा रही है। तो जब तक एज़ एन टीचर मेरे अंदर ये नहीं है काबिलियत, तब तक मैं बच्चों को क्या ही पढ़ाऊँगी। और दूसरी बात इसीलिए कि भई एक विधा दूसरी विधा से कैसे फ़र्क करती है और इस विधा में आप कैसे लिखेंगे? अगर कहानी मैं पढ़ रही हूँ, तो इसी विषय से मिलती-जुलती क्या मैं कोई कहानी बच्चों से लिखवा सकती हूँ? या जीवनी कविता से कहानी लिखवाना, कहानी से कविता बनाना, जीवनी को आत्मकथा में बदलना, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये देखिए भाषा पढ़ाने का अल्टीमेट उद्देश्य अगर एनसीईएफ में भी हम देखेंगे या कहीं भी, तो वो यही कह रहा है ना कि बच्चों को स्वतंत्र लेखन, अभिव्यक्ति के अवसर देना। बिल्कुल, बिल्कुल, तो पत्र अगर एक तय फॉर्मेट में होगा, परिभाषाएँ सब कुछ चीज़ें एक तय फॉर्मेट में होगी, कहानी तय फॉर्मेट में होगी, तो कैसे नई चीज़ें निकलेंगी? अब आपने देखा है विधाओं के इसमें बहुत फ़र्क पड़ा है। पहले कहानियों का एक ख़ास स्ट्रक्चर होता था, अंत तक जाना, आजकल हम कहानियों को बीच में छोड़ देते हैं। अब ये पाठक तय करेगा कि इसका अंत कैसे किया जाना है। तो ये सारी चीज़ें 9th-10th क्या मतलब इनफैक्ट ग्रेजुएशन में भी ये टीचर्स नहीं पढ़ाते इस तरह की चीज़ें। जबकि ये नहीं, सारी चीज़ें खोल के पढ़ाई जानी चाहिए। अब जब आप हिंदी शास्त्र, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रहे हैं, तो इस इतिहास में क्या-क्या चीज़ें बदली है और आज क्या चल रहा है? क्या उसके 10 उदाहरण हैं हमारे पास? और फिर सिलेबस में भी वो 10-15 राइटर्स हैं, वही आते हैं। उन्हीं को गोल-गोल, घुमा-घुमा के उन्हीं की हम बात करते हैं। ना व्याकरण में कुछ बदला है। मतलब मुझे पता है अनुप्रास अलंकार चारूचंद्र की चंचल किरणों से आगे कोई उदाहरण नहीं बढ़ा आज तक। जबकि हमने अलग इसमें बहुत अच्छे-अच्छे प्रयोग किए कि भई चंदू के चाचा को क्यों नहीं कर सकते आप? है ना? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती खिड़कियाँ क्यों नहीं अनुप्रास हो सकता है? तो क्यों मतलब चाँद सी महबूबा हो मेरी, इसमें क्यों नहीं आप रूपक गढ़ उसमें उपमा और रूपक का गढ़ सकते? रूपक तो का बहुत अच्छा उदाहरण है। मैं यही कह रही हूँ, तो फिर चंदा देखे चंदा, क्यों नहीं इसमें रूपक हो सकता है? तो आप ऐसे एक्सपेरिमेंट ही नहीं करती हो क्योंकि आप सोचते ही नहीं हो उनके लिए। तो अब हमने जो पढ़ा एक्सपेरिमेंट है हम वैसा का वैसा डिलीवर क्योंकि करते हैं। बच्चे की जो जो बच्चे की अभी जो बेसिक नॉलेज है, उससे जोड़ना पड़ेगा शिक्षण को। और इसमें हमें बहुत संभ्रांत नहीं होना है कि नहीं जी बिल्कुल मानक चीज़ें ही पढ़ानी है। नहीं, बच्चे के मानसिक स्तर के अनुकूल, बच्चे की बिल्कुल, अभिरुचि और बच्चों की जानकारी को उसमें जोड़ना ही पड़ेगा। उसमें कोई भी बुराई नहीं है और ना ही इसमें कोई श्लील और अश्लील का कुछ मानक है। कुछ नहीं बच्चा है। बच्चे ने अगर लिखा है चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, तो आपको नंबर देने पड़ेंगे, वही उसके बारे उसकी में कक्षा में उसकी हम चर्चा कह रहे हैं, नहीं क्योंकि उसने अनुप्रास का सार समझ लिया है ना? कि समझ ली। जब आवृत्ति होगी तो अनुप्रास होगा। तो एक्चुअली हम इस तरह के उदाहरण कक्षा में लेके नहीं आते हैं।
और चूँकि स्थानीय बिल्कुल, संदर्भ नहीं जुड़ते हैं, इसलिए बच्चे सिर्फ़ उतना पढ़ते हैं, उतना टीचर से बात कीजिए, मैं इंटरव्यू लेती हूँ लोगों के, वही उदाहरण आएँगे, इसके अलावा दूसरा उदाहरण नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम खुद वही नहीं है। पढ़ते, हम नहीं पढ़ेंगे, उसके तैयारी की हिस्सा कमी नहीं है, लेंगे। तैयारी की कमी है और किसी भी प्रकार रुझान होगा, रुचि की कमी है पहले तो, फिर तैयारी वही, के वही। साथ कक्षा जाना बहुत आवश्यक है। तैयारी के साथ जाना ही चाहिए टीचर को। हमें रटना नहीं है, हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी, हमें डरना नहीं है। कई बार हमें थोड़ा-सा डेयरिंग भी होना पड़ेगा, मैनेजमेंट को थोड़ा-सा उससे आँखें भी मिलानी पड़ेगी कि नहीं, और अपने शिक्षण को हमेशा नई-नई चीज़ों के साथ एकदम फ्रेश करना पड़ेगा। बच्चे की रुचि ज़रूर, बच्चों की कोई गलती नहीं होती मैम, बच्चे ज़रूर इंटरेस्ट लेते हैं। बच्चे एक दिन आप बच्चों को टास्क दीजिए बुक्स पढ़ने का, तुम भी पढ़ो, मैं भी पढ़ूँगी। इस तरह की बातें बच्चों से करनी चाहिए। कक्षा शिक्षण में शिक्षण से इतर बातचीत होनी ही चाहिए। कुछ क्लास बातें मज़ेदार होगी तो बच्चे सीखेंगे। मुझे बच्चे नहीं सीखें। लगता क्लास मज़ेदार होनी चाहिए आपकी। और देखिए मैनेजमेंट की बात जहाँ तक है, मुझे भी आदत है, मेरी क्लास में शोर होता था क्योंकि हिंदी पढ़ा रहे हो आप भई, कहानी बना रहे बच्चे, शोर होगा। तो मेरे डायरेक्टर मुझे कहते थे आपकी क्लास में शोर होता है। मैंने कहा शोर तो होगा सर, ये क्रिएटिव नॉइज़ है लेकिन। ये हुँ, मतलब ऐसी डिस्ट्रक्टिव नॉइज़ नहीं है, ये क्रिएटिव नॉइज़ है। बच्चे ग्रुप में बात करेंगे, कहानी बनाएँगे, शोर तो होगा। तो कोई इंस्पेक्शन के और लिए आता था तो मेरी क्लास में विशेष सूचना भेजी जाती थी कि थोड़ा-सा बच्चों को एडजस्ट कर लीजिए। मुझे कभी समझ में नहीं आया कि भई ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जीवंत क्लास आपको नहीं देखना है क्या कोई? तो बेटा बहुत शांत सी चीज़ें हैं। हमें लगना चाहिए कि इतने सारे बच्चे वही, चुप वही, कैसे वही। रहते चुप हैं। कैसे रहते हैं बच्चे? वही मामला है। बच्चों से बातचीत तो क्यों नहीं हो रही है? बच्चों से हुँ, बातचीत करनी चाहिए। और अच्छा, लैंग्वेज की मैंने क्लास चुप कैसे हो सकती है? नहीं है। बिल्कुल, कोई भी क्लास चुप नहीं होनी चाहिए, और चुप एग्ज़ैक्टली। होने का एक समय होता है। भई कक्षा में 5 से 7 मिनट हमने लेक्चर दिया, बच्चा चुपचाप सुन ले। लिखते समय बच्चा चुप रह सकता है, लेकिन कक्षा में हमें समय विभाजित करना ही पड़ेगा कि इस समय तो बातचीत का ही समय है। डिस्कशन तो और हो कम से कम, चर्चाएँ तो हों। पॉजिटिव बच्चों को डिस्कस करना नहीं आता, बच्चों को क्वेश्चन रेज़ करने नहीं नहीं आते। कॉग्निटिव अप्रोचेस जो हैं, जो एक कॉमन सेंस है, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा रेयर हो गया है। क्योंकि कुछ ही हम बच्चे होते सिखाते नहीं हैं। हैं, हम हमने ध्यान ही सिखाया नहीं नहीं। देते। लेसन प्लान भी बनते हैं ना, मतलब देखिए लेसन प्लान भी बनते हैं, वो इतने ट्रेडिशनल तरीके से बनते हैं कि उसमें कुछ आप नहीं स्कोप आप लर्निंग आउटकम नहीं देखते हैं, हम उद्देश्य नहीं देखते हैं, कुछ नहीं देखते, बस लेसन कैसे पढ़ाना है, पाठ पढ़ना है, उसके सवाल करना है, उसके पीछे का अभ्यास बस, इसी। और सबसे मज़ेदार बात, पुस्तकों में सबसे आखिरी अभ्यास जो दिया होता है क्रिएटिव राइटिंग के लिए, चलो अब सोच के लिखते हैं, उसी को सारे शिक्षक छोड़ देते हैं। सबसे वही मेन चीज़ ट्रस्ट है। है वो तो मतलब कर हैरानी है ना, क्या करेंगे आप? मैं भी पूछती हूँ कई बार टीचर से, जैसे कि आपने क्या इस बारे में बात की? मैम टाइम नहीं मिला, मैम हमें टाइम नहीं इसको मिला। डिस्कस करेंगे तो सिलेबस कैसे पूरा होगा? कोई बात नहीं, 20 पाठ है, आप 18 पढ़ाइए साल में, लेकिन कभी तो वही बात कीजिए। क्या कभी किसी कक्षा में ही वक़्त नहीं मिला? ये तो बहुत ही अजीब-सी चीज़ होती है। और जबकि एनसीईआरटी की किताबों में मैथ्स के पीछे भी है, बच्चों से बातचीत करो, बच्चों से पूछो। सब जगह है, एवरीवेयर। सोशल साइंस की बुक्स में भी है। एक मैम मैं बहुत अच्छा, अब हमारे मुझे इतना इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपसे बातें करने में शायद लोगों को सुनकर बहुत अच्छा लगेगा, जिनकी शिक्षण में रुचि है। मैं एक ये जानना चाह रही थी, एक विज्ञान में गल्प जैसी एक चीज़ हुआ करती थी, विज्ञान गल्प शब्द आता था। हुँ, उसका मुझे मुझे जहाँ तक मेरी मेमोरी है, उन्हीं साइंस वाले सर ने मुझे बताया था, ये गप से निकला है। गल्प होता है, गप बना है, यानी हाँ, विज्ञान को कहानी में समावेशित करना। तो मैंने उसमें एक कहानी पढ़ी थी चंपक में, कि हुँ, रात को बच्चे को ठंड लग रही होती है, तो उसकी मम्मी उसे बोलती है पतली रज़ाई के ऊपर चद्दर डाल लो, तो रज़ाई जल्दी गर्म होती हुँ, है ना? एक उसमें कहानी छपती थी कि बच्चों को के डर मिटाना, जो बच्चे भूत-प्रेत और इन चीज़ों से बहुत डरते हैं ना, हुँ, तो रात को बच्चे का नल टपक रहा होता है, रोज़ रात को आवाज़ आती है टप, 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 तो सबको घर में लगता है कि कुछ भूत या प्रेत का चक्कर है। हुँ, तो वो साइंस के माध्यम से सिखाया कि रात को जैसे रेफ्रिजरेटर है, इतना तक आवाज़ बताया गया करता कि है। हुँ, जो दीवारें हैं वो भी आवाज़ करती हैं, क्योंकि वो आवाज़ धूप में करता तपी हुई है और ठंडी हो रही है। तो इस तरह की चीज़ें अब नहीं लिखी जा रही है। मुझे आपकी रुचि आपकी नज़रों में है क्या, या आपकी रचनाओं में कोई रचना है। ऐसी है जो विज्ञान गल्प पर आधारित हो? मेरे ख्याल से एक कहानी शायद मैंने कोई लिखी थी इसको लेके, तो लेकिन बहुत बहुत मतलब स्पष्टता नहीं है, हालाँकि साइंस फ़िक्शंस पहले लिखे जाते थे। अब उतना ना तो कोर्स की पुस्तकों में आपको कभी इसमें दिखेगा इतना, और ना ही शायद, और मुश्किल है कि हमारी भाषा में शायद नहीं है, अंग्रेज़ी में लिखे जाते हैं, काफ़ी साइंस फ़िक्शन लिखे गए हैं और बच्चे पढ़ते भी हैं। लेकिन
लेकिन उनका लेवल शायद इतना हाई है कि उनको हम्म। समझाने के लिए एक अलग से टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है, पहले काफ़ी अंधविश्वास को लेके कहानियाँ लिखी जा रही थी, ये चीज़ें हैं। तो नहीं मैंने एक्चुअली अपनी ज़िंदगी की में भी एक कहानी लिखी है, जिसमें है जी हमारी बहू सुनंदा करके जो कहानी है उसमें वही है कि वो बहू सारी रूढ़ियाँ तोड़ना चाहती है, कि कैसे जी है, जी ये करने से ये होता है, ऐसा नहीं होता है, ये व्रत रखने से कुछ नहीं होगा, सुहागिन ने क्यों खाना खिलाना, तो उसमें विडो क्यों नहीं बुलाई जाना चाहिए, अपनी ही जाति जी क्यों चाहिए, पराई जाति क्यों नहीं चाहिए, तो फलाना करने से ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह की कहानियाँ काफ़ी लिखी गई जाती थी, अभी मैंने भी उसमें समावेश किया है। हाँ। मेरी टोटका कहानी है मैम आपकी एक। हाँ, टोटका टोट है कहानी, उसमें भी यही है, जिसको वो मतलब हम उसमें कहते हैं ना बड़े इंटरेस्टिंग कहानी थी, ये मैंने होते देखा था एक बार, मैंने कहा देखिए। उसकी लाइन है एंड में बहुत अच्छी, उसके पेट हाँ, की भूख का टोटका अमावस्या के टोटके पर भारी पड़ गया। भारी पड़ तो गया। ये बहुत अच्छी कहानी है, सबको पढ़नी चाहिए, मैम की कहानी है, जरूर पढ़िए। मैं साहित्य कुंज पर उपलब्ध है कहानी टोटका, बहुत सुंदर कहानी है, 2014 में मैम ने लिखी है। और अभी भी मतलब मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, रात को मैं पढ़ रही थी तो अच्छी कहानी है। और मैं आपसे अनुमति चाह रही हूँ, ऑन रिकॉर्ड चाह रही हूँ, मैं तो इस बार स्कूल के एनुअल डे में आपका एक नाटक जरूर मंचित बिल्कुल, करवाऊंगी, जो बिल्कुल, श्योर, श्योर, श्योर। नीम का पेड़ जो नाटक है, उसे मंचित बिल्कुल, कराऊंगी, क्योंकि हमारे विद्यालय की इस बार थीम कंजर्वेशन ही है। जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन है, वही है। मैं जरूर नीम का पेड़ समावेशित करूंगी। और एक पॉजिटिव अप्रोच आप में एक दिख रही है मुझे, एक अच्छी शिक्षक आप रही होंगी। आप मुझे बताइए कि कक्षा में आपने पहले तो विषय पढ़ाया, हिंदी या भाषा शिक्षण कराया है, या कौन सा आप किस विषय को हाँ, मैं पढ़ाती थी आप? हिंदी ही पढ़ाती थी, हिंदी पढ़ाती थी। वहाँ फिर कोऑर्डिनेट भी करती थी सारे वेंचर्स को, हिंदी क्लब एंड ऑल सब चीज़ें। बाकी हम्म डिपार्टमेंटल एचओडी थी वहाँ, तो वहाँ डिपार्टमेंट की सारी बाकी सबके लेसन प्लान बनवाना, वो सारी चीज़ें भी हमारे हाथ में हम्म, थी। फिर जी फाउंडेशन जी में आने के बाद और ज़्यादा समझ विकसित हुई कि हाँ भाई, जो हम ये कर रहे थे वो इस वजह से कर रहे थे। तो प्रैक्टिस पहले हो गई थी, थ्योरी हम बाद में समझे। लेकिन जी ये जी लगा कि हाँ, गलत नहीं कर रहे थे, इट वाज़ गुड, सही था। जी, मैं अजीम प्रेम जी जो फाउंडेशन है उसके बारे में जानना चाहूंगी। बहुत समय पहले 2014-15 में मेरी एक ऑनलाइन मतलब फेसबुक से एक फ्रेंड बनी थी, अंशु नाम था उनका, वो भी आपके हुँ, फाउंडेशन में काम करती थी। अनफॉर्चुनेटली अभी वो दुनिया में है नहीं। और उन्होंने कुछ शिक्षण की जो तकनीकें होती हैं उस पर कुछ काम किया था, काफी ब्राइट टीचर थी आपके हुँ। फाउंडेशन। मैं आपके फाउंडेशन के बारे में जानना चाहती हूँ, और उसमें जो शिक्षक हैं उनके लिए आपका फाउंडेशन क्या कर रहा है? छात्रों के लिए तो सभी कर रहे हैं, शिक्षकों के नवाचार और उनके लिए क्या चीजें की जा रही है, ताकि हम लोग भी कुछ सीख पाए, और हम भी अपने स्कूल्स में जो सुन रहे हैं वो अपने जीवन में कुछ, क्योंकि अजीम प्रेम जी मुझे पता है एक बहुत ही क्रिएटिव संस्था है, तो वहाँ शिक्षकों के नवाचार के लिए क्या किया जा रहा देखिए, फाउंडेशन जो है ना, मूलतः शिक्षकों के क्षमतावर्धन का काम करता है है? ना? जी क्षमतावर्धन में मूलतः ये कि एक तो पढ़ाना क्यों है, क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। इस पे बात होती है कि हम कहते हैं भई कक्षा 5 तक बच्चे पढ़ना-लिखना नहीं सीख पाते। तो क्या दिक्कतें होती है पढ़ना-लिखना सिखाने की हमारी पूरी प्रक्रिया में, जिसकी वजह से बच्चे पिछड़ते हैं। तो वो प्रक्रिया कैसे बेहतर हो सकती है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। टीचर्स को बाकी सारे विषयों में भी गणित कैसे पढ़ाना चाहिए, विज्ञान कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। तो इन विषयों के उद्देश्य क्या है पढ़ाने के, इनका कौशल, इनके अंदर छिपे कौशल क्या हैं? क्या हम विकसित करना चाहते हैं बच्चों में, है ना? तो विज्ञान पढ़ाने से और भी चीज़ें, की तार्किक सोच अगर डेवलप हो रही है या वैज्ञानिक सोच डेवलप हो रही है, तो उसके लिए कक्षा में क्या करना पड़ेगा? तो कक्षा प्रक्रियाओं को लेके हम काफ़ी बातचीत करते हैं। दूसरा हमारा जो मूल दखल है वो एनईपी जैसे बनाने में भी फाउंडेशन का काफ़ी सहयोग रहा है, एनसीएफएफएस वगैरह में भी हम लोगों ने काफ़ी सहयोग किया है। तो करिकुलम बनाना और मटीरियल डेवलपमेंट है, ईसीई का पूरा जो काम हो रहा है यहाँ मध्य प्रदेश में भी और बाकी जिलों में भी, वहाँ भी फाउंडेशन सपोर्ट करता है। तो हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं और शिक्षकों को कैसे बेहतर कक्षा प्रक्रियाओं से अवगत करा सकें। कई बार होता है ना कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ अच्छे से, लेकिन मुझे पता नहीं है, कहाँ जी दिक्कत हो रही है, तो वो दिक्कतें क्या हैं उनको सॉर्ट करना। जैसे हम कहते हैं कि भई मारना-पीटना खराब है, लेकिन मेरे बच्चे सुनते ही नहीं हैं। तो हम्म मैं क्या कक्षा में कर सकती हूँ कि मुझे मारने-पीटने की ज़रूरत ही ना पड़े? कक्षा कैसे बैलेंस हो? तो इस तरह के मुद्दों पे भी काफ़ी हम लोग बात करते हैं। और दूसरा
शिक्षा के उद्देश्यों को लेके बहुत हमारी बातचीत रहती है कि पूरी पढ़ाई आखिर है क्या? क्या करना है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, संवैधानिक मूल्य जो होते हैं, उन पे काफ़ी बातचीत होती है। तो ऐसा करके ओवरऑल शिक्षा के पूरे परिदृश्य को कैसे व्यवस्थित करने में हम सहयोग दे सकें। फाउंडेशन इस तरह से काम करता है। दूसरा एक मतलब अब हमारे पास समय बहुत कम है, मेरे पास बहुत सारी बातें हैं पूछने के लिए, मैं बहुत ही ऐसा कौतूहल से भरी रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है बहुत समय बाद मैंने किसी बहुत अच्छे शिक्षक से मेरी बातचीत हुई है, जो मेरी जैसी अभिरुचियाँ रखता है। एक अंत में मुझे एक मेरी थोड़ी हेल्प कीजिए, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि बच्चे पढ़ना भी नहीं सीख पाते बहुत लंबे समय तक? और पढ़ाने के लिए बढ़ना सिखाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भई मुझे इतना तो पता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिना शिक्षकों के भी पढ़ लेंगे। बट मेजॉरिटी बच्चे के साथ हमको कुछ ना कुछ एफर्ट डालने पड़ते हैं। आज के समय में भी मैं ऐसी परिस्थिति से जूझ रही हूँ कि मैंने इंटरनेशनल स्कूल में भी पढ़ा है, मैंने बहुत अच्छे-अच्छे स्कूल में पढ़ा है। कक्षा में 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो 7वीं 8वीं तक भी पढ़ने के लिए श्रम कर रहे होते हैं, वो पढ़ना सीख ही नहीं पा रहे हैं, जबकि उनके उनके साथ कोई भी ऐसी समस्या नहीं है। बस या तो रुचि नहीं है। तो शिक्षक को ऐसे समय में पढ़ना सिखाने के लिए क्या करना चाहिए कि एटलीस्ट बच्चा पढ़ पाए, उसे साक्षर बना पाएँ हम? तो देखिए, पढ़ना-लिखना जो है ना एक विशिष्ट प्रकार का कौशल है ना? बोलना तो सीख जाते हैं जब हमको एनवायरनमेंट में भाषा मिल जाती है। तो लेकिन ये कैसे मौखिक और जो पढ़ने वाला हिस्सा है, वो अपने आप में ही एक-दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो हमें पहली बात तो दिक्कत यहाँ होती है कि हम बच्चों को ना मौखिक भाषा का एक्सपोज़र कम देते हैं। जब हाँ, पढ़ना सीधे सीधे वर्णमाला या सीधे लिपि से शुरू हो जाती है बातचीत। अब वो वर्णमाला, लिपि वाला हमारे दिमाग में कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है उसका, है ना? कोई अगर मैं क कहती हूँ या म कहती हूँ तो क, म कुछ होता ही नहीं है। लेकिन क जैसे कबूतर से जुड़ता है या क ककड़ी से जुड़ता है, मेरे पास संदर्भ है पूरा। तो पहली बात तो ये कि कहानी या कविताओं से शिक्षण जैसे आप कर भी रहे हैं काफ़ी प्रचलन में आया भी है। तो एक तो बच्चों के साथ जितना ज़्यादा उस भाषा में कहानी कविताओं के साथ बातचीत शुरू हो। कहानी कविताओं के साथ बातचीत शुरू हो, उनको नए शब्द समझने का, सुनने का मौका मिले। क्योंकि जब हमको हुँ, समझ हुँ। में आते हैं तो अब हम वही शब्द जब पढ़ने के लिए हमारे पास आते हैं, तो हमको उसका अर्थ ग्रहण करने में आसानी होती है। और अच्छा। दूसरा पढ़ने को एक विशेष पूरी समग्र प्रक्रिया के साथ माना जाना चाहिए। तो पढ़ने का कौशल मतलब हम क्या कर रहे होते हैं? हम एक तो जो कोड लिखा होता है उसको डिकोड कर रहे होते हैं। जो वर्णमाला लिखी है, लिपि लिखी है उसको हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। फिर उसके अर्थ को ग्रहण करते हैं। वो कौन से विषय से संदर्भ ले रहा है, कहानी है, कविता है, क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा हुँ, गूढ़ कौशल है और ये बहुत फास्ट होता है हमारे दिमाग में। तो बच्चों को हुँ, जितना ज़्यादा इसका अभ्यास दिया जा सकेगा, तो पहली बात तो ये कि खूब सारी कहानी कविताएँ कक्षा में हो, खूब सारे शब्द कक्षा में लगे हो, उन शब्दों के साथ लगातार काम हो रहा हो और फिर बच्चों को उन शब्दों को पढ़ने-लिखने के मौके दिए जा रहे हैं। तो शुरुआती कक्षाओं में अगर ये काम होता है लगातार, खूब सारी किताबें पढ़ के सुनाई जाए और कई बार है ना भाषा हम केवल ऐसे पढ़ के नहीं, हम देख के सीखते हैं। तो देख शब्द के सीख हमारे दिमाग में ना चित्रों की तरह फिक्स हो जाते हैं। तो जो शब्द आप लगाएँगे वो सारे के सारे आपको कई बार मैंने ये महसूस किया हम जब एग्ज़ाम देते थे, आँखें बंद करने पे किताब की पूरी लाइन की लाइन आपके दिमाग में छपती थी, क्वेश्चन का दिखती आंसर थी। जब आता था तब। तो वो शब्द जो होते हैं आपके दिमाग में चित्रों की तरह अंकित रहते हैं। लेकिन हम अगर हुँ, बच्चों को देखने का ही मौका नहीं देंगे, एनवायरनमेंट में है ही नहीं कुछ भी, केवल एक खाली किताब है तो फिर पढ़ना-लिखना उतना ही मुश्किल होता है बच्चे के लिए। और जहाँ खूब किताबें हैं, खूब सारे एक्सपोज़र है बच्चों को तो पढ़ने-लिखने में बहुत आसानी होती है उनको। जैसे मुझे लगता है मेरी माँ कहती थी मैं कक्षा 1 में ही सीधे गई हूँ स्कूल में मैंने और कक्षाएँ नहीं की और मैं पढ़ना-लिखना सीख के गई हूँ। क्योंकि मेरे अच्छा। दादाजी घर में थे जो मुझे सिखाया करते थे। तो हुँ, उनसे हुँ, पढ़ना-लिखना हुँ। सीखे मतलब स्कूल की ज़रूरत पड़ी नहीं। तो घर में हुँ, खूब हुँ। किताबें होती थी, खूब सारी अभ्यास इसी की तरह के होते थे। तो हुँ, ये हुँ, हुँ। निर्भर करता है कि बच्चों को माहौल कैसा दे रहे हैं। माहौल कैसा और है? बड़े बच्चों को पढ़ना-लिखना सिखाना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि अच्छा, उनकी क्षमताएँ ज़्यादा विकसित हो गई होती हैं। बस उनको संदर्भ के साथ क्योंकि उनको आप वर्णमाला से शुरू करेंगे तो कतई नहीं सीखेंगे। नहीं तो सीखेंगे। उन्हीं के पाठों से आप कैसे उनको पढ़ने-लिखने तक ले जा सकते हैं, वो ज़रूरी है। और बड़े बच्चों में थोड़ा-सा हीन भावना ना भरें, इसका हमको ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि उनका आत्मसम्मान जल्दी आहत होता है। बड़े हो जाते हैं बच्चे, हालाँकि छोटे बच्चों का भी सम्मान आहत होता है, लेकिन उनकी मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, जल्दी भूल भी जाते हैं। बड़े भूल बच्चे भी मन जाते से लगाते हैं। हैं। हुँ, तो वो हुँ, नहीं हुँ। आता है वाली जो हिचक होती है, वो हम बच्चों में ना पैदा करें, इसके बिना वो हाँ, कैसे सीखें? वो टैग नहीं करना बच्चे टैग ना को करें नहीं उनको।
उनसे फंदा काटें कि इसे तो आता ही नहीं है, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल। कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसी अप्रोच टीचर को कभी वही, नहीं वही। रखनी चाहिए। एक दिन वो ज़रूर सीखेगा, थोड़ा-थोड़ा से छोटे-छोटे प्रयास करते रहना चाहिए, एक दिन में ही कुछ नहीं हो जाएगा। और दूसरा हाँ, हीन भावना की आपने बात की, जैसे वही, कक्षा में क्या वो होता है, नहीं। अब तो मना है बिल्कुल इस तरह से, ना तो हम लोग ग्रेड्स पर इतना ज़ोर दे रहे हैं आजकल, और इस विषय पे मैं बिल्कुल बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत संवेदनशील हूँ इस विषय को लेकर के। शिक्षकों को हमेशा एक समस्या होती है कि आजकल तो सभी बच्चे पास हो जाते हैं। तो पास हो जाना चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी होती है। जैसे मैं देखती हूँ कि बच्चा 100 में से 60 नंबर लाया, तो मैं देखती हूँ वो 40 नंबर नहीं ला पाया। तो वो क्यों नहीं ला पाया? बच्चा 99 लाया, तो 1 नंबर क्यों नहीं ला पाया? हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए, ना कि बच्चे सभी पास हो जाते हैं, ये कोई दुःख का विषय नहीं है। ये एक खुशी का विषय है कि अगर आज पास होना हमारी समस्या है ही नहीं, हमारी समस्या ये है कि बच्चा सीख क्या रहा है और क्या सिर्फ़ हम बच्चे को फ़ेल या पास करने के लिए शिक्षण कर रहे हैं। ये चर्चा मैं स्टाफ रूम में नहीं कर पाती हूँ, ये चर्चा मैं दूसरे शिक्षकों से नहीं कर पाती हूँ, काफ़ी अग्रेसिव हो जाते हैं इस विषय पर शिक्षक, और उन्हें अपना जो पुरानी जो शास्त्रीय पद्धतियाँ हैं, उन वो कहते थे नहीं हमारी मैडम तो हमें 3 बार फ़ेल कर देती थी, नंबर 1 कम आ तो जाए, हमें पीटा जाता था। तो मैं बस इतना सा उनसे शिक्षकों से एक सवाल मेरा हमेशा रहता है, तो क्या हो गया अगर आपके 99 नंबर आते थे तो? उससे आपके पर्यावरण में क्या जागरूकता आपने उपलब्ध कर ली, या आपको ऐसी कौन-सी अचीवमेंट ज़्यादा दे 2 आँख आपके भी हैं, 2 कान उस फेल होने वाले बच्चे के पास भी हैं। तो ऐसी क्या कमी आ जाती है कि, और ये शिक्षक इतना दुखी क्यों होते हैं बच्चों के फेल होने पर या पास होने पर बच्चों के साथ, मतलब क्या है ये, क्या फिनोमिना क्या है? मैं इस फिनोमिना पे आपसे अंत में बस इसी से चर्चा करना चाहती हूँ ताकि शिक्षक इसे सुने कि बच्चा पास होता है, ये अचीवमेंट है आज की शिक्षण व्यवस्था का। देखिए इसको है ना, ठीक है हम पढ़ा रहे हैं तो उसका आकलन होना ज़रूरी है ना? ये ठीक ज़रूर। है। अब सवाल है कि आकलन किसका है? ये टीचर का है कि बच्चे का है? अगर आपकी कक्षा में मैक्सिमम बच्चे केवल आप पास होने पे आप दुःख मना रहे हो, इसका मतलब आपने उनको ढंग से पढ़ाया नहीं है। तो ये सीधी-सीधी बात होती है कि देखिए आपने बच्चे को फेल नहीं किया है, बच्चे ने आपको फेल किया है। आपके सिस्टम को फेल किया है क्योंकि आप उसके साथ उस तरह से कोप नहीं कर पाए। होता है क्या है, हर व्यक्ति अलग-अलग तरीके से सीखता है। हम अलग-अलग इंसान हैं, है ना? एक हुँ, ही हुँ। हमने शिक्षा पद्धति सिर्फ़ एक ही तरह से बना के रखी है, एक ही तरह से आकलन होगा, एक ही तरह से पढ़ाई होगी। सारे बिल्कुल, बच्चे क्या मैं और आप एक जैसे हैं? नहीं है ना। तो हमारे लिए पढ़ाने की कुछ विधियाँ तो अलग होनी चाहिए। दूसरी बात है कि बिल्कुल। फेल पास करने का वो पूरा मामला बच्चे को ह्यूमिलिएट करने से जुड़ा हुआ था। हुँ, हुँ, पास हुँ, होने का मतलब ये कि उसने इतना तो किया है कम से कम, जितना उसके लिए ज़रूरी है। है ना? पास होने का मतलब हम 33% की हम बात करें। हमारे ज़माने में हुँ। 33 नंबर लाना भी बड़ा वो समझा जाता था, 40 आ गए, बहुत है भई, अच्छा हुआ। 60% आने बहुत बड़ी बात है। आजकल तो ग्रेड बढ़ रहे हैं, परसेंटेज बटन। बढ़ रहे हैं कि भई 99 और ये सब। तो मुझे 2 चीज़ें लगती है कि 99 मिले हैं, 1 क्यों नहीं आया, इसकी बजाय 99 आए हैं, इसकी खुशी मनाना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुँ, है ना? हुँ, हुँ, हुँ। 60 आए हैं, 40 क्यों नहीं आए, बल्कि 60 आए हैं ना? पिछली बार बिल्कुल, कितने आए थे, उससे कितना इम्प्रूव किया है, ये बहुत बिल्कुल, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये कंपैरिज़न 100 का 1 से नहीं है, उस 1 का 1 बिल्कुल, से ही है। तो एक पिछले स्ट्राइक से। साल बच्चा क्या कर रहा था, पिछले 6 महीने में बच्चा कैसा था, इस 6 महीने में उसकी प्रोग्रेस कितनी हुई है, उस प्रोग्रेस को मेज़र करना असेसमेंट है। दूसरी बात, पास कर देने का मतलब ये नहीं कि उनको पढ़ाना नहीं है। हुँ, हुँ, फेल कर हुँ, देने हुँ। का मतलब ये नहीं था ना कि उनको कुछ नहीं सिखाना है। हुँ, पास हुँ, कर हुँ, दिया हुँ। है आपने, बच्चे को आगे भेजा है, लेकिन आपकी नज़र में पता है ना कि बच्चे को ये चीज़ें नहीं आती है। तो बिल्कुल। अगली बार में बजाय कि क्योंकि देखिए, अगर आपने चौथी में किसी को फेल किया तो वो अगली साल फिर से चौथी में रहेगा, लेकिन उसकी जो जिसकी जो सीखने की जो क्षमताएँ रहेगी वो पूरी नहीं होंगी चौथी में। क्योंकि आप उस पे काम नहीं करोगे, आप वापस चौथी के सिलेबस पे काम करोगे। तो उसको क्या नहीं आता है, और देखिए नहीं आने की ना बहुत सारी वैरायटी नहीं होती है। बिल्कुल नहीं आता। 4-5 तरीके की चीज़ें होती हैं, वो 4-5 ग्रुप में आराम से बच्चों को बिठा के दूर की जा सकती है। हुँ, लेकिन हम हुँ, इसी पे हुँ। उत्साहित रहते हैं, अरे बच्चा मेरे मेरे इससे टला है ना, फेल हो गया, अच्छी बात है। इसको पीछे धकेलो, इसको कुछ नहीं आता। जबकि उसको कुछ हुँ, नहीं आता में ज़िम्मेदारी टीचर की है। ये इस टीचर की है, आप उसको सिखा नहीं पाए और सही समय पे आपने चीज़ों को इंगित नहीं किया। तो सवाल ये है कि वो पहले कहाँ था और वो आज कहाँ है? उससे टीचर की भी प्रक्रियाएँ तय होती है और टीचर का भी असेसमेंट होता है। तो अगर बिल्कुल, एक बिल्कुल। मैक्सिमम टीचर की क्लास में बच्चों को पास करना पड़ रहा है, उस पे टीचर दुखी है,
तो टीचर अक्षम टीचर है, सक्षम क्योंकि वो टीचर। बच्चों के साथ कोप नहीं कर पा रहे हैं। आपको वो विधियां ढूंढनी पड़ेगी। पास फेल का टैग लगाने से बच्चे नहीं पढ़ेंगे। और मैं हमेशा टीचर से भी कहती हूँ, पास करने का मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर काम नहीं करना है, उसके कमजोर हम्म। एरियाज हमको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, लेकिन उस क्लास में कर- रखने का कोई फायदा नहीं है उसको। तो अगली क्लास, क्योंकि वो तो वही अगली क्लास में वही उसका अपमान करने वाला ही मामला है, फेल हो गया टैग करने का मामला है। तो क्या आता था क्या नहीं आ रहा है, उसको अगर हम देखते तो शायद ये चीजें ज्यादा आसान हो जाए बच्चों के लिए। उसका भी मसला है ना, उसका भी मसला है कि आयु के साथ उसकी आवश्यकताएं भी बदल रही हैं। पहले हमने उसको अच्छे से जो जो पोषण जो उसको प्राप्त होना चाहिए था वो नहीं दिया, अब हमने उसको वापस से जो आने वाली संभावना है उसे भी रोक दिया। फेल तो करना कोई ऑप्शन है ही नहीं, वो नहीं है कक्षाओं में वही। रोकना। प्रारंभिक अवस्थाओं में बच्चों को फेल करना, डांटना, मारना या फिर बच्चों को परीक्षा का भय दिखाना किसी भी प्रकार का सोल्यूशन है ही नहीं। और ये बच्चों के अवचेतन पर ही नहीं, पूरी सामाजिक जो व्यवस्था है उसके अवचेतन पर, बच्चे की आगामी जो पीढ़ी है वो कभी पिता बनेगा, कभी खुद शिक्षक बनेगा, ये बहुत बहुत आगे तक जाने वाली चीजें हैं जिस पर हमें बहुत संवेदनशील होकर के कार्य करना पड़ेगा। दूसरा, बच्चों से बहुत आत्मीय भाव रखना चाहिए हमें, मुझे ऐसा लगता है प्यार करना चाहिए बच्चों को, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने बच्चों को करते हैं। और उसके साथ मानवीय स्तर पर जुड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कक्षा में कोई भी बच्चा ऐसा है जो टीचर से हेट मोड लेना चाहता है या बच्चों से शिक्षक से नफरत करता है, और ना ही ऐसा कोई होता है जो प्यार या प्रेम नहीं चाहता। तो मुझे ऐसा लगता है देखिए जो क्या बच्चे होता है, हमारे सिखाने का सीधा मामला, आप किसी को भी नीचा दिखा के और किसी को भी हीन महसूस करा के कुछ नहीं सिखा सकते, कुछ नहीं चाहे वो सिखा बड़ा सकते। हो चाहे छोटा हो, है ना। तो उसको अपनी बराबरी का दर्जा देके, उसके विचारों को सम्मान देके, और एटलीस्ट उसको एक इंसान मान के, और इंसान बिल्कुल। क्षमतावान इंसान मान के जब तक हम नहीं पढ़ाने की शुरुआत करेंगे, तो ये सत्ता का जो पूरा मामला होता है ना क्लास में, टीचर हूँ तो हायर मेरे हाथ में सत्ता है। नहीं, बिल्कुल। हायर की तो वो को खत्म हायरार्की करना। आपको तोड़नी पड़ेगी, है ना। तो आपको समान तरीके से, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ, एक फर्क होता है ना, देखिए डिसिप्लिन मतलब फॉर्मनेस और स्ट्रिक्टनेस में फर्क होता है। तो बच्चों को अनुशासन ये तो पता होना चाहिए कि भाई ये करना नहीं है मुझे क्लास में, इस दौरान नहीं करना है। लेकिन उनके लिए झिड़कना, मारना, पीटना, गुस्सा करना वो कोई पॉइंट नहीं है उसका, कुछ होता नहीं है नहीं है उससे। भाई। वो तात्कालिक आत्म शांति हो जाती है। अनुशासन की भावना होनी चाहिए। वह तो अकेले में भी वही सब कुछ करना चाहिए उसे, वही। जब शिक्षक को ऊपर होना चाहिए। आत्म अनुशासन होना चाहिए मेरे ख्याल से। बच्चों को अनुशासन सिखाना है हमें, बच्चों को डराना नहीं है। डर करके बच्चा डराना थोड़े समय मैम, एक बहुत अच्छी हम लोगों ने आज ये चर्चा की है। मुझे बहुत, सच में बहुत दिल से बहुत खुशी हुई है आपसे जुड़कर। एक अंत में एक सिर्फ एक जो आज जो हमारे प्रोग्राम का नाम मैंने देवेंद्र जी से रिक्वेस्ट करके ये नाम रखवाया था कि भाई जब कवि जब शिक्षण करते हैं तो वाकई कवि जब शिक्षण करते हैं तो कक्षा एक बहुत ही एक सुंदर सा उपवन हो जाती है जिसमें बहुत सारे फूल खिले हुए होते हैं। तो मैं पर्सनली सभी जो भी सुन रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, भले आप माताएं, भले आप पिता हैं, भले आप अभिभावक हैं, गार्जियन है आप लोग, या फिर शिक्षक हैं, प्रिंसिपल्स हैं स्कूल के, मैनेजमेंट है, अपनी जो कवित्व जो होता है उसे उत्पन्न कीजिए। कविताएं लिखना अच्छी बात होती है, छोटे छोटे विषयों पर कविताएं लिखिए, सुंदर सुंदर नोट लिख करके बच्चों को दीजिए। और जो एक शेरो से डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, हमारी मैम लाखों में एक, ये वाला दौर वापस लौटाने की कोशिश वाकई बहुत अच्छी चीज थी। और ये मजाक का विषय नहीं है, भले ही नॉस्टैल्जिया मेरा इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन मुझे ध्यान है कि मैंने इसी से जो बिंब सीखे, इसी से तुकबंदी सीखी, और ये दौर वापस लौटाया जाए, ऐसी मेरी अभिभावकों से बहुत करबद्ध जो मेरी प्रार्थना है। आप अंत में इसका मैं चाहती हूँ कि आप जो कार्यक्रम है हमारा, इसे आप अच्छे से पूरे जो गिफ्ट गिफ्ट रैप का जो रिबन होता है उसे आप बांधिए ना। देखिए, एक तो कविता का उसका जो विषय मैंने टाइटल देखा और तभी मुझे लगा कि बहुत खूबसूरत टाइटल रखा है। देखिए, कवि मन मतलब संवेदनशील मन, है ना। तो संवेदनशील, एक्चुअली हम इंसान सभी संवेदनशील हैं, केवल महिला पुरुष का मसला ही नहीं है। हम इंसान सभी संवेदनशील हैं। परिस्थितियां हमको कठोर बनाती है, और शायद हम जिस तरह से पले बड़े होते हैं, हमें ये सिखाया जाता है कि किन परिस्थितियों में हमको कठोर बने रहना है। जबकि मनोविज्ञान ये कहता है कि कठोर बने रहने में कोई भी भलाई नहीं होती है, इससे हम अपना बहुत नुकसान करते हैं, है ना। तो जब हम शिक्षक बन के भी कक्षा में जाते हैं, चाहे छोटे बच्चों के चाहे बड़े बच्चों के, एक जुड़ाव, और जुड़ाव वो तब आता है, क्या होता है, मैं उस पर बहुत विश्वास करती हूँ, एनर्जी वाले हिस्से पे, कि मेरी एनर्जी अगर पॉजिटिव है, मैं किसी के साथ बहुत अच्छा थॉट लेके जा रही हूँ, तो सामने वाला व्यक्ति ऑटोमेटिकली मुझे उसी पॉजिटिव एनर्जी से रिस्पॉन्ड करेगा। तो आप जैसे क्लास में जाते हो, जब आप तरोताजा होके जाएंगे, आप खुश मन से जाएंगे,
आप सारी चीज़ों को किनारे रख के उन बच्चों के लिए जाएँगे कि आज मुझे बस इनके साथ अच्छा समय बिताना है। तो शायद कभी ऐसा नहीं होगा कि आपकी क्लास मुश्किल में आएगी। हम शुरुआत ही एक कविता मेरा कविताओं में बहुत मेरी रुचि भी है और मैं कविता हाव-भाव से कराने में बड़ा मुझे मज़ा आता है। तो हम अभी भी हम हुँ, चाहते हैं जब इंची-मिंची मकड़ा जैसी खूबसूरत सी कविता है, आप जैसे हाव-भाव के साथ शुरू करते हो या फिर निराला की ही कोई कविता सरोज स्मृति जैसी कोई कविता आप अगर बच्चों के सामने शुरू करके बातचीत करते हैं, क्या मज़ा नहीं आएगा देखिए आप मुझे मतलब। तो वो जो पूरा हुँ, माहौल बनाना होता है, कोई ज़रूरी नहीं ना कि सिलेबस की चीज़ उठानी है आज ही। 10 मिनट में केवल और भी तो बात कर सकती हूँ। कर सकते तो हैं। दोहे के साथ बात कर मतलब जो भी आपको अच्छा लगता है, कोई अच्छा-सा कोट में ले जाके बात कर सकती हूँ। उसके ऊपर बहस हो सकती है चीज़ों को लेके। तो कई सारी चीज़ें हम देखते हैं, कितना हम उसकी ओर बच्चों को ले जा पाएँ क्योंकि देखिए बात करने से बात बनती है। तो हमारे यहाँ बात बात ही नहीं होती है। आती बातें है। ही नहीं होती, बात होगी तो विमर्श होगा तो चीज़ें सुलझेंगी। तो केवल सिलेबस फ़ोकस होके, केवल कक्षा फ़ोकस होके नहीं ना, बच्चों के साथ बेमतलब की बातें भी की जा सकती। और कितनी की बार जाती मैंने देखा है, उन बच्चों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। उनके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे पास नहीं थी। मतलब हुँ, मैंने अपने हुँ, बच्चों से भी और स्कूल के बच्चों से भी। कितनी हुँ, सारी हुँ, चीज़ें हुँ। सीखी, बच्चों से सीखी है भई, सहिष्णुता सीखी, कितने आसानी से वो गले लगाते हैं। 4 दिन आपने उनको डाँटा और 5वीं बार वो आप ही की गोदी में आएँगे। सारा ईगो बिल्कुल, कुछ नहीं है बिल्कुल। उनके पास, एक अच्छे टीचर की इमेज जो है। तो यही है संवेदनशील मन के साथ जाएँगे, सभी लोग कवि जैसे मन के साथ, साहित्यकार जैसे मन के साथ जाएँगे तो शायद कोई भी कक्षा का मोर्चा मुश्किल नहीं होता है। तो यही है अपने बच्चों को खूब सारा प्रेम दीजिए। प्रेम एकमात्र चीज़ ऐसी है जीवन में जो सब समस्याओं को हल कर सकती है। घृणा से भी बिल्कुल। कुछ नहीं होगा, गुस्से से भी कुछ नहीं होगा। प्रेम कीजिए बस और प्रेम ही बहुत दीजिए। बहुत ही यही खूबसूरत मेरा बात। मैं संदेश ट्रैक में जन सरोकार मंच के पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं। ये इकलौता प्रोग्राम है इसमें मैं लगातार मेरी चेहरा लाल दिख रहा है मुझे। मैं बहुत खुश हूँ आज। तो कोशिश करूँगी कि जो शिक्षक मित्र जो सुनेंगे इस प्रोग्राम को या जो भी जो अभी जिन्हें शिक्षण में रुचि है या बच्चे जिन्हें अच्छे लगते हैं और कुछ बच्चे भी जब इस प्रोग्राम को देखेंगे तो शायद उन्हें भी ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगे। मैम थैंक यू सो मच। मैं आगे भी आपसे बार-बार बहुत सारी विषयों पर बातचीत करना चाहूँगी। ये बहुत अच्छा देवेंद्र जी का शुक्रिया, उन्होंने हम दोनों को मिलवाया और बस मेरे पास अब शब्द नहीं। थैंक यू सो बहुत-बहुत मच धन्यवाद मैम। आपका भी। मुझे भी अच्छा लगा बातचीत करके। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू। सो मच।